जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ बहुत स्पेशल सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आप जब ये सत्संग सुनोगे तो आपके मन ही मन में एक फीलिंग आएगी जो आपको दुनिया से अलग कर देगी। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बेकार है, आपका आस्था में विश्वास बढ़ जाएगा। आपको ये सत्संग उस रास्ते पे ले जाएगा जहाँ से आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को न्यू वे में स्टार्ट करोगे। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही स्पेशल सत्संग है। गुरु जी के ऐसे चमत्कार आज आपको सुनने को मिलेंगे जिसके बाद आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग गुरु जी की बेटी मेघना आंटी जी ने शेयर किया है जिसमें वे कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को स्मरण करके उनके चरण कमलों का ध्यान करके मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे बिल्कुल सही कहा करते थे कि आप अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो अपने घर के किसी बड़े से ज़रूर कंफर्म करो उसके बारे में। अगर कोई वो एक्टिविटी आपकी लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, तो ये सबको करना चाहिए। और मेरी एक गलती ने मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी थी। मैं आप सभी के साथ आज वो शेयर करने जा रही हूँ जो मैं कब से करना चाहती थी। शायद गुरुजी महाराज की इच्छा ये थी कि मैं आज का दिन चुनूँ। संगत जी, हुआ यूँ कि मैं काफ़ी टाइम से एक रिलेशनशिप में थी। बहुत टाइम हो गया था, 7 साल तक हमारा रिलेशनशिप चला। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, मैं उससे शादी करना चाहती थी और वो भी मुझसे शादी करना चाहता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हमारा रिलेशनशिप बहुत प्योर था। हम हर कदम में एक दूसरे की सहायता करते थे। सब कुछ परफेक्ट था। एक जीवन साथी में जो चाहिए था मुझे उस लड़के में दिखता था। सब कुछ बहुत परफेक्ट था। 7 सालों तक ये रिलेशनशिप चला। फिर जब घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही थी तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं घर में इस बारे में बात करूं, क्योंकि वो अदर कास्ट से बिलोंग करता था। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैंने इस समय पे एकदम से ये बात खोली तो शायद मेरे घर वाले एकदम से ही मना ना कर दें। तो मैंने थोड़ा वेट किया। मेरे रिश्ते चल रहे थे, मीटिंग्स होती थी, मैं अपने घर वालों को कुछ ना कुछ बहाना करके मना कर रही थी। जब 7-8 लड़कों से मैं मिल चुकी थी मेरी शादी के लिए जो रिश्ते आ रहे थे, और सबको मना करने के बाद मेरी मम्मी को डाउट हुआ कि कोई तो बात है। उन्होंने मुझसे बैठ के बात की और कहा कि अगर कोई ऐसी बात है जो तुम हमें नहीं बता रही हो तो बता दो। अगर कुछ अच्छा होगा तो हम तुम्हारी सहमति से तुम्हारा रिश्ता वहाँ कर देंगे। मैंने सोचा कि अब मुझे बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इतना टाइम हो गया था और मुझे शादी करनी भी थी। क्योंकि एक टाइम पे ही जो सही टाइम होता है उस टाइम पे ये सब कर लो तो परफेक्ट रहता है। तो मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ साफ साफ बता दिया, लेकिन अभी भी मैंने उनको ये नहीं बताया था कि वो अदर कास्ट से है लड़का। तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने इतना कहा कि ठीक है, हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं और अगर सब कुछ परफेक्ट होगा तो हम तुम्हारा रिश्ता कर देंगे, लेकिन अगर मुझे परफेक्ट नहीं लगा तो तुम जिद नहीं करोगी इस बारे में। मैंने हामी भर दी, क्योंकि वहाँ पे अब मैं अपने रिश्ते को बता चुकी थी, सबके सामने जाहिर कर चुकी थी। अब मैं वहाँ पे अगर ये सब कुछ बोलती तो बात ख़राब हो सकती थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे पार्टनर से मिलने के बाद मेरे घर वालों की सोच बदल जाए और उनको भी वो अच्छा लड़का लगे और शायद सब कुछ ईज़िली हो जाए। ये सोच के मैंने मेरी मम्मी को कहा ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। फिर मैंने अपने पार्टनर से बात की, हमारी एक रेस्टोरेंट में मीटिंग हुई। मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी, वो अकेला आया था उस टाइम पे। तो मेरे पापा वगैरह बहुत क्वेश्चन कर रहे थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मेरे पापा ने उससे कास्ट के बारे में पूछा, यानी उसका सरनेम बीच में आया, तो वहाँ पे सारी बात बिगड़ गई। मेरे पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं अदर कास्ट में जाऊँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जहाँ पे आपका मतलब कास्ट मैच करता है वहीं पे आप सेफ़ होते हो। पुराने टाइप की जो सोच होती है
वो थी मेरे पापा की। आज की डेट में ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन कई जगहों पे हो भी जाता है। कई जगहों पे ये देखने को मिला है कि शादी के बाद लोगों की बनती नहीं है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। मेरे पापा उस वक्त सही थे, ये मुझे शादी के बाद समझ में आया। जब हम घर पे आए, मेरी और मेरे पापा के बीच में बहुत बहस हुई और मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर मैं शादी करूँगी तो इस लड़के से ही करूँगी। संगत जी, 7 साल का मेरा रिलेशनशिप था और 7 साल बहुत होते हैं। आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, कोई भी पर्सन होगा हो जाएगा। तो मैं उस लड़के को छोड़ तो नहीं सकती थी। बहुत सारे वादे थे हमारे बीच में, मैं खुल के कह रही हूँ कि हमने बहुत सारे कमिटमेंट किए थे साथ में। तो मैंने बहुत ज़ोर डाला और आखिरकार 2 साल के बाद मेरे घर वालों की हिम्मत टूटी मेरे सामने। मैं एकदम अड़ी रही कि मेरे को शादी करनी है तो उसी लड़के से करनी है। 2 साल बाद जब मेरे पापा ने देखा कि मैं नहीं मान रही हूँ, तो एक फ़ादर का प्यार अपनी बेटी के लिए, एक माँ की ममता कहाँ जाएगी। उन्होंने सोचा कि ये जहाँ खुश है इसको वहाँ पे मतलब अपन सेट कर देते हैं। तो मेरे घर वाले शादी के लिए मान गए और फिर मैंने अपने पार्टनर को फ़ोन करके कहा कि तुम अपने घर वालों के साथ मेरे घर आ जाओ बात करने के लिए। मेरे घर वाले एग्री हैं बात करने के लिए। वो अपनी फैमिली के साथ आया और हमारे बीच में बातें हुई, सारी डेट्स वेट्स निकल गई शादी के लिए, सब कुछ हो गया, बात आगे बढ़ी जैसे जैसे। संगत जी, उस दिन ना उसके चेहरे पे एक शिकन थी और वो मैं पहचान नहीं पाई। ये जो 2 साल बीते थे, इसके बीच में मेरे पार्टनर ने मुझे डिच किया था। वो और भी लड़कियों से बात कर रहा था, कभी उसने मुझसे कोई बात शेयर नहीं की। उसको लग रहा था कि ये शादी नहीं हो पाएगी, मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और उसने अपने आप को समझा लिया था, जिसकी वजह से उसका माइंड डाइवर्ट हो गया था। और जब एक बार हम किसी रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोच लेते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, तो कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं। पर मेरे पार्टनर ने अपनी फीलिंग पे काबू कर लिया था और उसका माइंड अब डाइवर्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने शादी के लिए हाँ बोला। मैं समझ नहीं पाई उस दिन उसने हाँ क्यों बोला था, लेकिन उसने हाँ बोल दिया था। तैयारियां चालू हो गई थी। 3 महीने के बाद की डेट थी, हमारी शादी होने वाली थी। एक दिन मेरी मम्मी और मेरी चाची मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो वहाँ के मॉल में एक कैफ़े था, जहाँ पे मेरी मम्मी ने मेरे पार्टनर को एक और लड़की के साथ लंच करते हुए देखा। पहले मेरी मम्मी को डाउट हुआ कि वो लड़का ये नहीं है, तो मेरी मम्मी ने पास जाके देखा सावधानी से, ताकि उस लड़की की नज़र मेरी मम्मी के ऊपर ना पड़े। और उन्होंने करीब से जाके देखा और उनको पता था कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, उनकी बात पे विश्वास नहीं करूँगी, तो दूर से उनका स्नैप भी ले लिया था फ़ोन पे उन्होंने। फिर मम्मी ने घर पे आके मुझे ये सारी बात बताई। जैसा कि उन्होंने सोचा था कि मैं विश्वास नहीं करूँगी, तो मुझे उनकी बात पे 1% भी भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे अपने रिलेशनशिप में पूरा ट्रस्ट था। तो उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो जब उन्होंने मुझे दिखाई, मेरा दिमाग तो एकदम झटके से हिल गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगा शायद मैं ही कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ। मैंने तुरंत अपने पार्टनर को फ़ोन लगाया और मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ पे हो। तो उसने मुझे कहा कि मैं काम से बाहर आया हूँ, किसी क्लाइंट से मिलने आया हूँ। उसने मुझे ये कह के फ़ोन काट दिया और कहा कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मैं एकदम छटपटा रही थी, मेरा दिमाग और दिल दोनों बेचैन हो चुके थे, क्योंकि मैं बहुत मतलब उसको बहुत चाहती थी। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और कैसे भी करके मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे। उसने 3 घंटे के बाद मुझे फ़ोन किया। उसने बताया मुझे कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरा आज बहुत सारा काम था, मैं यहाँ गया था वहाँ गया था। मैंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। उसकी पूरी बात सुनने के बाद सीधा मैंने उससे कहा कि तुम इस मॉल में लड़की के साथ क्या कर रहे थे। तो उसने बोला कौन सा मॉल, कौन सी लड़की। मैंने बोला झूठ मत बोलो, मेरी मम्मी ने खुद तुम्हें देखा है वहाँ पे और मेरे पास फ़ोटो भी है। और तुरंत मैंने उसको व्हाट्सएप पे वो फ़ोटो सेंड किया। जब मैंने उसे फ़ोटो सेंड किया तो उसने पूरी बात को पलट दिया। उसने कहा यही हमारी क्लाइंट है जिसके साथ हमारी डील होनी है और मैं उसको लंच पे लेके गया था। क्या तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है, इतने साल का रिलेशनशिप है। उसने मुझे बहुत इमोशनल किया। उसके बाद मुझे अपने ऊपर ही डाउट होने लगा कि मुझे लगा कि हो सकता है ये सच हो, क्लाइंट कोई लड़की भी तो हो सकती है।
और फिर मैंने उल्टा उसको सॉरी बोला। मैंने बोला सॉरी, हमें कन्फ्यूज़न हो गया था, इस बात को जाने दो और मैंने तुम पे शक किया। फिर वो मुझ पे हावी होने लगा, मुझे कहने लगा कि जब तुम्हें अभी मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो तुम आगे जाके क्या रिश्ता निभाओगी और इस शादी का क्या मतलब है। वो बहुत बुरी तरीके से गुस्सा हो गया, जैसे वो मौका ही ढूंढ रहा था इस रिश्ते को ख़त्म करने का, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि रिश्ता पुराना होता है ना, तो हम इतनी जल्दी उसमें से निकल नहीं सकते। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो एक बार मुझे कह देता कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, इस रिश्ते में नहीं रहना, मैं उसी दिन उस बात को ख़त्म कर देती। चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ होती, दुख होता, मैं उस रिश्ते से निकल जाती, लेकिन वो मुझे घुमा रहा था उस टाइम पे। संगत जी, मैं और मेरी पूरी फैमिली गुरुजी को बहुत मानते हैं। हम कोई भी डिसीज़न उनसे पूछ के लेते हैं। और मेरी मम्मी ने कई बार गुरुजी से अरदास करी थी कि ये रिश्ता सही है कि नहीं, सच मेरे सामने लाओ, कुछ अगर गलत हो रहा है। गुरुजी ने मेरी मम्मी को संकेत भी दिया, उस दिन मॉल वाली जो हरकत हुई थी उसकी वो दिखाया। मेरी मम्मी वहाँ स्पॉट पे उसको कैच भी करी, लेकिन मेरी मम्मी को मैंने किसी तरीके से कन्विंस कर लिया। और मैं भी गुरुजी में बहुत मानती हूँ, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी का हर डिसीज़न उनसे पूछ के लेती हूँ। कई बार गुरुजी के डिसीजंस थे कि वो सही है मेरे लिए, लेकिन उसका जब थॉट बदल चुका था तब मैंने एक बार भी उनसे क्वेश्चन नहीं किया था। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि शादी के पहले एक बार मुझे गुरुजी से भी आज्ञा लेनी चाहिए थी। मैंने उनका डिसीजन नहीं लिया और मैंने जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें ये फ़िक्स आउट कर ली थी अपने माइंड में कि मुझे शादी करनी ही है कैसे भी करके। मैं अड़ी रही। मेरी मम्मी ने कई अरदास की थी, हर बार गुरुजी ने मेरी मम्मी को संकेत दिए थे। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बार सतर्क किया, समझाया कि गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिए हैं, तुझे ये रिश्ता नहीं करना चाहिए। उनको ऐसे बार बार सिग्नल्स मिल रहे थे कि मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए। और मेरी मम्मी को अक्सर ना गुरुजी हर काम में सिग्नल्स देते हैं, सपोर्ट करते हैं। मुझे कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन मेरी मम्मी को नहीं होता था। पर मैंने मेरी माँ की बात नहीं सुनी। गुरुजी से आज मैं उस बात के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि वो मुझे कितनी बड़ी घटना से बचा रहे थे उस दिन। संगत जी, प्यार एक ऐसी फीलिंग होती है, जब आप उसमें फंस जाते हो तो आपको कोई और दिखाई ही नहीं देता। आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको लगता है सामने वाला जो कह रहा है सच है। अगर वो दिन को रात कहेगा तो आप मान लोगे। आप इस बुरी तरीके से फंस जाते हो इमोशंस के चक्कर में, आप निकल ही नहीं पाते हो। मैं आज सबसे ये कहती हूँ कि किसी भी फ़ैसले को लेने से पहले दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचिए, क्योंकि इमोशनल थॉट कभी सही फ़ैसला नहीं करके दे सकता, आपका दिमाग ही करके दे सकता है। मैंने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने दिल का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मैं फंसती चली जा रही थी। मेरे पार्टनर में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। 3 महीने बचे थे शादी को और अब ये लास्ट का ही समय जो चल रहा था, जिसके बाद मेरे पास मौका नहीं होता इस रिलेशनशिप में बाहर निकलने का। और उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस हो रहे थे। मैंने कई बार सॉर्ट आउट करने की कोशिश की तो वो ऐसा बिहेव करता था जैसे सारी गलती मेरी हो। और मैं इतनी इमोशनल फूल हो रही थी कि मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ यार, मैं ही इसे कंट्रोल कर रही हूँ, मैं ही गलती कर रही हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने आप को सुधारूँगी। असल में गलती तो वो कर ही रहा था, मेरे साथ धोखा हो रहा था। अब शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, 1 महीना बचा हुआ था। सारे हॉल, रेस्टोरेंट्स, जो भी होटल्स थे सारे बुक हो चुके थे। हमारे रिश्तेदारों की टिकट्स हो चुकी थी। हमारे घर में संगीत वगैरह होना स्टार्ट हो गए थे। संगत जी, ये सब कुछ जब चल रहा था तो मैंने गुरुजी के सामने पर्ची निकाल के उनसे आज्ञा ली कि क्या मुझे ये शादी करनी चाहिए, जो कि बहुत लेट हो गया था। ये मुझे पहले करना चाहिए था। आज मैं गुरुजी से कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने इतनी बेवकूफ़ियाँ की। जो मुझे पहले करना चाहिए था वो मैं लास्ट में कर रही थी, और गुरुजी का आंसर था कि नो, तुम ये शादी मत करो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप प्यार में अंधे हो जाते हैं। उसके बाद नो कहने के बाद मैंने अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करी, बताइए। वहाँ पे मुझे सीधा गुरुजी का डिसीजन मानना चाहिए था, तो वहाँ पे मैं गई, अपने बॉयफ्रेंड से मैंने डिस्कस किया, बैठ के बात करी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है या तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो तो मुझे साफ साफ बता दो। और अभी भी मौका है, अभी भी बहुत टाइम है पीछे हटने के लिए। क्या होगा, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, तुम पीछे हट सकते हो। लेकिन वो ये चाहता था कि मैं खुद से पीछे हट जाऊँ, उसका नाम नहीं खराब हो, लोगों के सामने ये बात ना आए कि उसने मुझे धोखा दिया है। बताइए, मतलब वो इस हद तक
चले गया था कि वो ये चाहता था कि ये शादी मेरी वजह से टूटे, उसके ऊपर कोई भी ब्लेम ना आए, वो ये चाहता था और वो क्लियरली निकल जाए इस रिश्ते से। उस दिन उसने मुझसे कहा कि देखो मैं तो शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो तो तुम पीछे हट सकती हो। देखो तुम मुझसे साफ साफ बताओ, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझ पे शक कर रही हो, तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव नहीं है जबकि इतने टाइम का रिलेशनशिप है। अगर तुम्हें 1% भी लगता है तो आज ही तुम बोल दो तुम्हें शादी नहीं करनी, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। वो ये चाहता था कि किसी तरीके से मैं ये शादी तोड़ दूँ, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन एक बात और थी कि वो किसी और रिलेशनशिप में नहीं था, वो लड़कियों से बात तो कर रहा था लेकिन वो किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं था। लेकिन उसका मुझसे मन भर गया था, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। वो ये सोच रहा था कि उसका मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन ये बात उसने मुझसे खुल के नहीं की, ये उसने गलती कर दी। हमारा रिश्ता नहीं चलने वाला था आगे जाके, ये बात तो पक्की थी जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे। ना उसने मुझे कुछ अच्छे से क्लियर किया, ना मैं उसे कुछ अच्छे से क्लियर कर पाई। मैंने भी उस समय इमोशनली फूल होके ये गिल्ट फील किया कि मैं डाउट कर रही हूँ, तो मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैंने बोला मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं क्या बोलूँगी, अगर सामने वाला पर्सन मुझे बोलेगा तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ उस कंडीशन पे। संगत जी, मतलब मेरी पूरी लाइफ दांव पे लगी हुई थी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करके आई थी कि सब कुछ सॉल्व हो जाए। गुरुजी ने मुझे ये शादी करने से मना किया था, मुझे संकेत दिए थे। लेकिन मैं जब बात करने जा रही थी तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करी कि सब कुछ सॉल्व हो जाए। अरे ये दो तरफ़ा डिसीजंस कैसे हो सकते थे। सॉल्व हो जाने के बाद, वहाँ पे हम दोनों के बीच में बात हो जाने के बाद मुझे ये लग रहा था कि गुरुजी ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, जो कि गलत था। वो मेरी ओपिनियन थी, उनकी ओपिनियन ये थी कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। उनका डिसीजन साफ साफ था। अब संगत जी, लेखा बदल जाता है लेकिन खुद की गलतियां भी होती है, कर्म अपने होते हैं। अब मुझे गुरुजी संकेत दे रहे हैं, मैं उसको फॉलो ही नहीं करूँगी, मैं अपने कर्म करूँगी, तो रिज़ल्ट तो मेरे सामने आना ही था। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के 1 महीने तक उसने मुझसे बहुत अच्छा बिहेव किया। 1 महीने के बाद हमारा रिलेशन ख़राब होने लगा। हम कहीं घूमने भी नहीं गए, जो कस्में वादे उसने किए थे सारे तोड़ दिए। मैं वहाँ पे फंस चुकी थी। उसका बिहेवियर टोटली मेरे प्रति चेंज था, उसको बिल्कुल मेरे लिए कोई केयर नहीं थी। एक हस्बैंड को जैसा होना चाहिए वो वैसा नहीं था। मेरी बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं थी, मैं कभी कुछ नहीं मांगती थी, लेकिन जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं थी। वो मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता था, छोटी छोटी बातों पे मुझे सुना देता था। शादी के 1 महीने बाद कौन सा हस्बैंड ऐसा करता है। खाना बनाने में छोटी सी गलती हो जाए तो ऐसे बिहेव करता था जैसे मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया हो। बहुत इरिटेट हो जाती थी। अगर मैं उससे कोई भी बात को लेके डिस्कस करूँ, वो सीधे बोलता था कि यार चलो कल बात करते हैं। वो कभी मेरे साथ बैठता ही नहीं था। मैं ये सब अपने घर में नहीं बता पा रही थी अपने पेरेंट्स को, क्योंकि ये शादी का डिसीज़न मेरा था। लव मैरिज का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपका अपना डिसीज़न होता है। आप क्या मुंह लेके जाओगे अपने पेरेंट्स के पास ये सब बोलने के लिए कि मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही है। वो तो सीधा मुझे सुनाते कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ये शादी तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और गुरुजी महाराज की भी मर्जी ये थी, तुम गुरुजी को इतना मानती हो, तुमने उनकी बात नहीं मानी। और मैं ये सब बोल नहीं पा रही थी अपनी मम्मी को। मेरी रातें रो रो के कट रही थी। मैं ये सोचती थी कि यार कितने सपने देखे थे और ये क्या हो गया। मतलब मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। मैंने अपने हस्बैंड से बैठ के बात करी कि हम इतने टाइम से साथ में हैं और तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा। तो उसने मुझे क्लियरली शादी के बाद बोला कि यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा कि मैंने तो तुमसे पूछा ही था ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं क्या बोलता, मैं तुम्हें इतनी बार ऐसा बिहेव कर रहा था कि तुम समझ जाओ, तुम खुद पीछे हट जाओ। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे गलत समझे, ऐसा वैसा। उसने अपना मतलब देखा और उसने मुझे ये बात पहले नहीं कही जो आज वो मुझे बैठ के कह रहा था। तो मैंने बोला साफ क्लियर शब्दों में, गुस्से में बोला मैंने, बेवकूफ़ इंसान, अगर ये बात तुम मुझे शादी के पहले बोल देते तो हमारी बात इतनी बिगड़ती ही नहीं।
तो उसने कहा कि अब जो जैसा है वैसा रहने दो, तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीऊँगा, ऐसा वैसा कहने लगा। मैंने कहा अपनी लाइफ क्या होती है, अब शादी हो चुकी है, तुम्हें शादी निभानी पड़ेगी। अगर तुम साथ में नहीं रहना चाहते हो तो साफ साफ बताओ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, अभी भी मैं अपने घर वालों से बात कर सकती हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम अभी भी मुझे बोल सकते हो। संगत जी, वो मुझसे क्या बोलता है कि शादी मत तोड़ो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी फैमिली में, और वो बहुत डर रहा था अपनी फैमिली से, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें सब कुछ सॉर्ट करके अच्छे से रहना पड़ेगा। अब शादी तो हो चुकी है और सुलझाया जा सकता है इस चीज़ को। हम एक साथ बहुत टाइम से रहे हैं और मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, मैं भी नहीं चाहती हूँ ये शादी टूटे। लेकिन जिस तरीके का तुम मुझसे बिहेव कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से तो नहीं रह पाऊँगी। संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर बहुत माफ़िया मांगी कि उस दिन मुझे आपका डिसीजन सुनना चाहिए था, मानना चाहिए था। बताइए, पूरी ज़िंदगी उन पे विश्वास किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम जब होना था, मैंने उनकी बात नहीं मानी। मुझे बहुत रिग्रेट है आज तक कि उस दिन अगर मैं उनकी बात मानती, गुरुजी महाराज के दिखाए हुए रास्ते पे चलती, तो मैं फंसती ही नहीं इतने बुरे चक्कर में। गुरुजी महाराज के संकेत पहले भी वही थे और अभी भी वही थे, पर अब क्या हो सकता था, शादी तो मैंने कर ली थी अपने जोर दे के। उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो गुरुजी के डिसीजन होते हैं उसके कभी अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। हम आगे की नहीं देख सकते, वो जानी जहान है, वो हमारा अगला पिछला सब जानते हैं। उन्होंने जो डिसीजन मुझे दिया था उसको ना मान के मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और मैंने कहा, अब आप ही मेरी लाइफ को सेट करो, आप ही कुछ नया रास्ता निकालो, मेरे हस्बैंड को सुधारो, जो उसके मन में आ गया है उसको आप बदल दो। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि मेरा रिश्ता बच जाए। संगत जी, लेकिन गुरुजी, जैसे कि मैंने कहा कि वो बहुत आगे की देखते हैं कि हमारे लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा, शायद आगे कुछ और भी बुरा होने वाला था। इसलिए गुरुजी की मर्ज़ी तब भी नहीं थी कि मैं उस रिश्ते में रहूं, उस रिश्ते को बचाऊं। एक दिन सत्संग सुनते सुनते इसी प्रकार का कोई सत्संग मेरे सामने आया जो मुझसे रिलेट कर रहा था। तो वो सत्संग सुनने के बाद मुझे हिम्मत मिली, मैंने अपनी मम्मी को सारी बात फ़ोन करके बताई। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी। फिर मेरी मम्मी तुरंत मेरे पास आई, वो मुझे अपने घर लेके गई और इस बार सारी पोल पट्टी उसकी खुल चुकी थी। दोनों फैमिलीज़ में बात हो रही थी। उसके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता टूटे। उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी। वो लड़के के मन में पता नहीं क्या आ गया था, आज तक मुझे वो रीज़न उसने नहीं बताया कि क्या ऐसा हो गया था कि वो इतने साल का रिलेशनशिप तोड़ना चाहता था, वो शादी नहीं करना चाहता था। उसने कभी ये रीज़न नहीं बताया। फिर उसके बाद दोनों फैमिलीज़ में बात चल रही थी। मेरी मम्मी ने गुरुजी से अरदास करी, वो मुझे बड़े मंदिर लेके गई। वहाँ पे गुरुजी से अरदास करी कि जो मेरी बेटी के लिए अच्छा है आप वो कर दो, उसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। संगत जी, मेरी मम्मी रोज़ प्रार्थनाएं करती थी। गुरुजी ने एक दिन उनको मैसेज किया कि तू बड़े मंदिर आ जा, तेरी सारी दिक्कत ख़त्म होने का टाइम आ गया है, मैं तेनू दर्शन दे के सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। तो मेरी मम्मी ने उसको मैसेज को एकदम एक्सेप्ट किया। वो मुझे भी लेके गई बड़े मंदिर, और जब हम बड़े मंदिर से घर आए तो 2-3 दिन के बाद सामने से कॉल आया और उसने साफ साफ कहा कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि जिस रिश्ते में तुम रह नहीं पा रही हो, जो चलना नहीं चाहता है, जो तुम्हारा साथ नहीं निभाना चाहता है, उसके साथ तुम ज़िंदगी बिता के क्या करोगी। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि उसके माइंड में ऐसा क्या हुआ कि वो इतना चेंज हो गया। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, एक दोस्त की तरह उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। मैं उस दिन लाइफ के उस छोर पे खड़ी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई कम्प्लीटली ब्लॉक। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बार मैंने गुरुजी के आदेश की अवहेलना की थी। मैंने फ़ैसला किया कि ये डिसीजन मैं गुरुजी से पूछ के लूँगी, और मुझे पूरा विश्वास था कि वो जो रास्ता दिखाएंगे वो सही होगा। मैंने गुरुजी से जाके सवाल किए अपने रिलेशनशिप के बारे में, और उसी तरीके से सवाल किए चिट निकाल के। गुरुजी का डिसीजन था कि मुझे उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, और इस बार मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। मैं डाइवोर्स के लिए मान गई। एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा डाइवोर्स हो गया, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी किचकिच के। थोड़ा टाइम लगा अपील करने में, कुछ टाइम बाकी था। जैसे ही डाइवोर्स हो गया, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट हुई उस दिन के बाद। संगत जी, अब मैं जॉब करती हूँ, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, और मैं
ठीक है मेरी लाइफ में इतना बड़ा कुछ हो गया, लेकिन मैं आज ठीक है शांत हूँ। गुरु जी की कृपा से उनके सत्संग मुझे ताकत देते हैं आगे बढ़ने के लिए। संगत परिवार का साथ है, बड़े मंदिर चले जाती हूँ जब भी कुछ बुरा फील करती हूँ। लेकिन उस एक ऐसे रिश्ते में से निकल आई जहाँ पे खुशियाँ नहीं थी, और हो सकता है कि आगे जाके कुछ बड़ा भी हो सकता था, कुछ गलत हो सकता था। इसलिए गुरु जी नहीं चाहते थे मैं उस रिश्ते में रहूं। तो ठीक है जो कुछ भी हुआ शायद डेस्टिनी थी, पर फिर भी मुझे गुरु जी ने बहुत बचाया। चीज़ें सॉल्व हो गई बहुत शांत तरीके से, कुछ लफड़े नहीं हुए मेरे साथ, वहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ। ठीक है रिश्ता नहीं चला, लेकिन गुरु जी ने मुझे पक्का किसी बड़ी प्रॉब्लम से तो ज़रूर बचाया है। लेकिन लाइफ में एक लेसन मिल गया कि मुझे गुरु जी पहले ही बचा रहे थे। मेरे इस कर्म ने जो मैंने किया, मतलब मेरी जिद ने मुझे उस रास्ते पे ले गई जो गलत था, और आज मुझे एहसास होता है उस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी, और अब मैं कभी ज़िंदगी में ये गलती नहीं करूँगी। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मुझे बचाया, निकाला, मुझे नई लाइफ दी, और मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि जो मैंने गलती की उनका डिसीजन ना मान के, वो दोबारा लाइफ में कभी नहीं होगी। संगत जी मैं अब आगे नहीं लिख पा रही हूँ, अंकल जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो सत्संग को जल्द से जल्द शेयर करें, मेरे मन को सुकून मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना सत्संग शेयर किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बड़ी ताकत चाहिए इतना बड़ा सच शेयर करने के लिए, ये सत्संग लिखने के लिए बहुत इमोशनल पावर लगा होगा। आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ये सेवा करने का। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो बहुत अच्छा हो, आपकी मर्ज़ी जिसमें हो वो भी बहुत अच्छा हो, और जो आपकी मर्ज़ी हो वो भी गुरुजी की भी मर्ज़ी हो। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप बहुत सक्सेसफुल बने और अब आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हों। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए, मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।